हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मोनू पाठशाला में। दोस्तों, आज आपके लिए बीच गुरुत्वाकर्षण के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज मेरे साथ आप बने रहें और आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। और आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो आज का समय बर्बाद ना करते हुए मैं आपको अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया है। न्यूटन ने। तब आपके मन में ये उठ रहा होगा कि आखिर ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है क्या? दोस्तों, आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं वो सारे पिंड एक दूसरे को एक बल से आकर्षित कर रहे होते हैं और उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और जी हाँ दोस्तों, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, किन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के बीच समानुपाती होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि F जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, वो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी अगर r हो तो r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ से निकल गया F समानुपाती m1 m2 बाय r स्क्वायर। यही आपका है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, जो कि न्यूटन महोदय ने दिए थे। चलिए, आपका नेक्स्ट सवाल है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक होता है। दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक अभी अभी आपने जाना कि F समानुपाती होता है m1 m2 बटा r स्क्वायर का। यही जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा F बराबर g m1 m2 बटा r स्क्वायर। यही g का आपसे नियतांक, ये जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है g, इसी का मात्रक पूछा जा रहा है। तो g बराबर यहाँ से अगर मैं निकालूं तो यहाँ से आपका g बराबर हो जाएगा g इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बटा m1 m2। यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसका मात्रक। F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और R यहाँ पे तो दूरी है, तो दूरी का मात्रक आप जानते हैं होता है मीटर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये प्रति में आ जाएगा m1 m2। तो यहाँ पे द्रव्यमान का मात्रक होता है kg। तो m1 m2 दोनों का द्रव्यमान तो kg ही है। तो kg में kg का स्क्वायर ये नीचे में है, तो हो जाएगा kg का -2, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अर्थात आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी सी। चलिए, नेक्स्ट सवाल आपके बीच है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक g का मान होता है। दोस्तों, यही g का मान जो भी अभी हम लोग निकाले हैं, तो g का मान होता है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। चलिए, नेक्स्ट सवाल आपके बीच है, यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दूनी कर दिया जाए, दूनी का मतलब यहाँ पे हुआ दुगनी कर दिया जाए, तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? तो दोस्तों, आप जानते हैं कि अभी अभी पढ़ें कि F जो होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल, दो द्रव्यमान वाले पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहीं पे ये जो r है, अगर मैं r का मान दोगुनी कर दूं अर्थात 2r कर दूं, तो 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे 4r का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/4, यानी आपका ऑप्शन 4 आपका सही होगा, 1/4 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपसे सवाल रहे कि यदि दो पिंडों के बीच की दूरी 3 गुनी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, अर्थात 1/9, 1/9 गुना हो जाएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट सवाल है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण स्मॉल g का मान होता है। दोस्तों, स्मॉल g का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आपका सही जवाब हुआ। चलिए, नेक्स्ट सवाल, सार्वत्रिक स्थिरांक
सार्वत्रिक स्थिरांक जो कि जी यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी इसको कहा जाता है, ये कैपिटल जी। ऑप्शन है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बिल्कुल करता है दोस्तों, क्योंकि अभी अभी आपने जाना कि जी बराबर होता है Fr² बटा Fr² बटा जी नहीं, सार्वत्रिक नियतांक कैपिटल जी जो होता है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। इसका मान किन्हीं दो वस्तुओं के लिए नियत रहता है। तो ये 6 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। जी जो होता है वो इसका मान किन्हीं दो वस्तुओं के लिए नियत रहता है, यानी कि कैपिटल जी का जो मान होता है ना 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ये कभी भी मान बदलता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बात करें स्मॉल जी का मान जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये जगह परिवर्तन के साथ साथ इसका मान भी बदलता है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके बीच है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। तो दो पिंडों के बीच आप अभी अभी फॉर्मूला पढ़े ना, और आप सार्वत्रिक नियम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, अर्थात यहाँ पे द्रव्यमान के गुणनफल पर निर्भर करेगा, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उनके बीच की दूरी पर भी निर्भर करेगा, और जी पर तो निर्भर करेगा ही। तो यहाँ पे उनके द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करेगा, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके बीच है, 9.8 न्यूटन के भार के पिंड का द्रव्यमान होगा। दोस्तों यहाँ पे ना अगर आप दशमलव को हटा दें तो ही आपका सही ऑप्शन मिलने वाला, आप इसको कर लीजिएगा 98 न्यूटन। 98 न्यूटन। देखिए आप यहाँ पे जो 98 न्यूटन दिया है वो क्या दिया है, न्यूटन यानी कि बल दिया गया, अर्थात F का मान दिया है। और आप जानते हैं कि F बराबर एक फॉर्मूला होता है, F बराबर mg, और यहाँ m का मान पूछ रहा है, F का मान दिया है 98 न्यूटन इज इक्वल टू द्रव्यमान आपसे पूछ रहा है, और स्मॉल जी का मान होता है 9.8। तो 9.8, तो m स्मॉल m का मान क्या हो जाएगा, ये दशमलव उड़ेगा, नीचे बचेगा 10, ये 98 कट गया, यानी m का मान आया 10 kg। 10 kg यानी 98 न्यूटन भार के पिंड का द्रव्यमान 10 kg हुआ। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, 1 kg द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं को 1 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल होगा। चलिए आप अभी जस्ट पढ़े हैं कि F बराबर होता है G m1m2 बाय r स्क्वायर। यानी सोचिए यहाँ पे कह रहा है 1 kg द्रव्यमान वाली दो वस्तु, यानी m1 का मान भी 1 kg, m2 का मान भी 1 kg, और r जो बीच की दूरी है उसका मान भी 1, तो 1 गुना 1 1 ही होगा ना। तो यहाँ पे आपका बचेगा F इज इक्वल टू जी, यानी गुरुत्वाकर्षण का मान वही होगा जो कैपिटल जी का मान होता है। तो आप जानते हैं कि कैपिटल जी का मान होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। चलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम मान्य है। हाँ दोस्तों, आइए गुरुत्वाकर्षण का नियम है, यानी यही नियम सार्वत्रिक नियम, ये सभी जगह मान्य है, यानी पूरा ब्रह्मांड में है। आप सार्वत्रिक नियम पढ़े ना कि ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड ले लीजिए, वो दोनों पिंड एक दूसरे को आकर्षित करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मेरे सामने हैं, आप भी एक पिंड हैं, मैं भी एक पिंड हूँ, और हम दोनों भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जो कि मुझे पता नहीं चलता है। तो ये सब चीज़ें मैं अगली क्लास में, अगर गुरुत्वाकर्षण का क्लास लेकर आऊँगा, थोड़ा डिटेल से बताऊँगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके बीच है, समरूप वेग से गतिशील खुली गाड़ी में बैठा आदमी एक गेंद ऊपर की ओर फेंकता है, गेंद गिरेगा तो गेंद आपके हाथ में ही गिरेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है,
यदि किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाए तो गुरुत्व बल की दिशा गति की दिशा के विपरीत होगी, या इसकी दिशा गति की दिशा में होगी, या ऊंचाई के साथ घटता जाएगा या ऊंचाई के साथ बढ़ता जाएगा। दोस्तों, आप अगर किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जो पृथ्वी के द्वारा गुरुत्व बल लगता है वो पिंड की गति के दिशा के विपरीत लग रहा होता है। अर्थात वो जो पिंड है वो तो ऊपर की ओर जाता है, लेकिन ये गुरुत्वीय बल अपनी ओर खींच रहा होता है, यानी उसके विपरीत दिशा में कार्य कर रहा होता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट सवाल है, गुरुत्वीय त्वरण का मान सभी स्थानों पर बराबर होगा, पृथ्वी पर सभी जगह बराबर होगा, ये पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। दोस्तों, आपको मैं अभी जस्ट पिछले कुछ क्वेश्चन में बताएं कि कैपिटल जी का मान अगर बात करें तो कैपिटल जी का मान जल्दी बदलता नहीं है, वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, लेकिन यही गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी का मान बदलता है। दोस्तों, ये पृथ्वी के अक्षांश पर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका है, मकान की छत पर से एक पत्थर का टुकड़ा गिराया जाता है तो 4 सेकेंड में जमीन पर पहुंचता है, मकान की ऊंचाई ज्ञात करें। दोस्तों, इसमें तो फॉर्मूला लगेगा। चलिए दोस्तों, आप जानते हैं, जैसे मान लिया जाए अगर मैं मकान की छत से एक पत्थर का टुकड़ा को गिराऊंगा तो वहां पे तो पत्थर का टुकड़ा विराम की स्थिति में रहेगा ना, तो u का मान तो 0 आएगा, यानी प्रारंभिक वेग 0। और यहाँ मकान की ऊंचाई पूछ रहा है, तो आप जानते हैं एक फॉर्मूला होता है v बराबर, यहाँ पे v कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए तो आप कौन सा लगाएंगे। चलिए ए वाला फॉर्मूला एक होता है जो दूरी वाला ना, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आप पढ़े होंगे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू टी प्लस हाफ यहाँ पे ए नहीं बल्कि जी काम करेगा तो जी टी स्क्वायर हो जाएगा ना दोस्तों। तो यहाँ पर एस यानी ऊंचाई निकलेगा, यू तो आपका 0 होगा ना प्रारंभिक वेग, तो ये पूरा का मान 0 दे देगा दोस्तों। तो यहाँ से निकलेगा हाफ, जी का मान कितना होता है 9.8, और टी का मान दिया है दोस्तों कितना 4 सेकेंड, तो 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, यानी आप काटिए 2 8 16, आप इसको गुना कीजिएगा तो 9 8 72, यानी कि आपको 78.4 आने वाला है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर 78.4 मीटर आया। आप ये फॉर्मूला लगाएंगे s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके बीच है, ये तो न्यूमेरिकल था। चलिए अगला है, किसी वस्तु का भार क्या उस वस्तु में पदार्थ के गुरुत्व पर निर्भर करता है, यह उसके जड़त्व को दर्शाता है, या उसके द्रव्यमान के बराबर होता है, या पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है। तो हाँ दोस्तों, किसी वस्तु का भार पृथ्वी के द्वारा उस पर लगाए गए बल के बराबर होता है दोस्तों। तो ये 15 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई 100 मीटर है, तो इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा। दोस्तों, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप बताइएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर ऊंचाई 100 मीटर दिया हुआ यानी दूरी दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग आपसे पूछ रहा है यानी यू पूछ रहा है। यहाँ पे अगर आप स्मॉल जी का यूज करेंगे तो स्मॉल जी आप जानते हैं 9.8 होता है। और आप एक गति का समीकरण पढ़े हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। दोस्तों, यहाँ 2gs लगेगा, और जी जब लगेगा तो यहाँ पे विपरीत दिशा में बल लगेगा, यानी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gs। ये फॉर्मूला का यूज करेंगे आप, और आप बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या आएगा, और कहाँ बताएंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके पीछे, क्वेश्चन नंबर 17, जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है, तो जो गिरने का जो समय होगा
टी उसके वर्ग का समानुपाती होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, पृथ्वी से किसी वस्तु का पलायन वेग। दोस्तों चलिए पलायन वेग की बात आ गई तो सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि पृथ्वी में से किसी वस्तु का पलायन वेग कितना होता है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है। दोस्तों आप बताएंगे नहीं पता, मैं बताता हूँ 11.282 किलोमीटर पर। तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर दोस्तों आपसे पूछ दिया जाए कि चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है, तो वहाँ पे होता है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये आप ध्यान रखेंगे, ज़रूर याद रखेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ का क्वेश्चन है कि पृथ्वी से किसी वस्तु का पलायन वेग किस पर डिपेंड करता है। दोस्तों तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, यदि किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे वस्तु का भार 49 न्यूटन है, यानी 49 न्यूटन भार दिया गया है, यानी W बराबर दिया गया है आपको 49 न्यूटन। तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। और W बराबर आप जानते हैं mg होता है, mg इज इक्वल टू 49 और m बराबर 49/g, जी का मान कितना 9.8, ये दशमलव ऊपर जाएगा 0 बनेगा 49 दूनी 2 5 यानी 5 kg आपका आंसर आया। तो दोस्तों किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन हो तो उसका मतलब हुआ कि उसका द्रव्यमान 5 kg है। दोस्तों अगर आप कहीं भी वजन मापते हैं कि आपका वजन अगर मान लिया जाए 60 kg है तो एक्चुअल में उसका वो आपका भार होता है, द्रव्यमान नहीं होता। उसमें 9.8 गुना होता है, पृथ्वी के द्वारा गुरुत्वीय बल लग रहा होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6.0 गुना 10⁻24 किलोग्राम। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है। दोस्तों पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर, ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल है, अंतरिक्ष में 60 kg द्रव्यमान वाला मनुष्य का भार, अंतरिक्ष में 60 kg द्रव्यमान वाला मनुष्य का भार क्या होता है। दोस्तों अंतरिक्ष में बात कर रहा है तो अंतरिक्ष में भार 60 kg द्रव्यमान वाला मनुष्य का भार 0 होता है। दोस्तों अगर बात की जाए कि चंद्रमा पर कितना होगा, तो 60 kg द्रव्यमान वाला मनुष्य का भार चंद्रमा पर 1/6 गुना हो जाता है, यानी 60 का 1/6 गुना यानी 10 kg हो जाएगा। कहाँ, चंद्रमा पे। अगर यही मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि भाई चंद्रमा पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है तो पृथ्वी पर कितना होगा, तो जस्ट उसका 6 गुना हो जाएगा, 6×5 = 30। तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल है, पृथ्वी के केंद्र पर 20 kg बालक का भार कितना होता है। दोस्तों आप जानते हैं कि पृथ्वी के केंद्र पर g का मान 0 होता है, तो बताइए कि बालक का भार कितना होगा। तो यहाँ पे अगर मैं 20 kg में 0 गुना कर दूंगा तो ऑफकोर्स 0 होने वाला है। तो पृथ्वी के केंद्र पर 20 kg बालक का भार 0 होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपके स्क्रीन पर, घनत्व या आपेक्षिक घनत्व मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो घनत्व या आपेक्षिक घनत्व मापने वाले यंत्र को हाइड्रोमीटर कहा जाता है। और हाँ, अगर आपसे पूछ दे कि आर्द्रता मापने वाला यंत्र क्या होता है, दोस्तों आर्द्रता मापने वाला यंत्र होता है हाइग्रोमीटर। आर्द्रता ये होता है हाइग्रोमीटर। तो ये घनत्व का है ना, तो घनत्व का सही आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोमीटर। चलिए नेक्स्ट सवाल है, पृथ्वी के केंद्र पर g का मान क्या होता है। हो अभी जस्ट मैं आपको बताया कि पृथ्वी पर स्मॉल g का मान 0 होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, भार एक राशि है, कैसी राशि है, तो भार एक सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है,
1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो दोस्तों 1 किलोग्राम भार एक्चुअल में 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। कहीं कहीं न्यूमेरिकल में आपको 10 न्यूटन लेना पड़ता है ताकि आपका कैलकुलेशन सही हो। चलिए नेक्स्ट सवाल है, 200 ग्राम के ठोस पदार्थ का आयतन 300 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ठोस पदार्थ का घनत्व ज्ञात करें। चलिए आप जानते होंगे घनत्व बराबर होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन m/v। यहाँ पे द्रव्यमान है कितना 200 और आयतन है 300, तो आप दो दो जीरो कट गया, 2/3 का मतलब हुआ 0.666, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, दूध मापा जाता है, तो दूध मापा जाता है दोस्तों लैक्टोमीटर से। अगर मैं इस सारे ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पे हाइड्रोमीटर हो गया, आपेक्षिक घनत्व जो कि आप ऊपर के क्वेश्चन में पढ़ चुके। यहाँ पे हाइग्रोमीटर की बात करूं तो हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापी जाती है, स्पीडोमीटर से चाल मापी जाती है। तो दोस्तों